केरल भारत का दक्षिणी द्वार, जिसे अब तक वामपंथियों का अभेद्य किला माना जाता रहा है, जिसे वामपंथियों का गढ़ कहा जाता है, इस बार वही केरल दक्षिण भारत की राजनीति में बड़े खेल का गवाह बन सकता है। दशकों से लाल झंडे के साये में रही सत्ता अब चुनौती के घेरे में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत और आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतर चुकी है। जैसे ही बीजेपी ने नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, वैसे ही उन्होंने केरल विधानसभा चुनाव को लेकर शंखनाद कर दिया। पार्टी का बढ़ता जनाधार, पीएम मोदी का चेहरा और नितिन नबीन अमित शाह की स्ट्रेटजी के दम पर बीजेपी इस बार केरल में कमल खिलाने का सपना देख रही है। जमीन पर परिवर्तन की आवाज जरूर सुनाई दे रही है, लेकिन मुकाबला आसान नहीं है, बेहद मुश्किल है। लेकिन केरल के बदलते सियासी समीकरण पार्टी के भीतर एक बड़ी उम्मीद की किरण लेकर आए हैं। विकास, राष्ट्रवाद और मजबूत नेतृत्व का संदेश वामपंथी सत्ता को बड़ी चुनौती दे रहा है और दक्षिण भारत में दशकों से चल रहे लेफ्ट के शासन में पहली बार सेंधमारी नजर आ रही है। आगामी चुनाव बेहद रोमांचक होने वाले हैं। ऐसे में सवाल अब सिर्फ सरकार का नहीं, सोच के बदलाव का है। क्या केरल परंपराओं की लकीर तोड़कर नई राजनीतिक इतिहास लिखेगा, या फिर वामपंथी अंतिम बार किसी तरह से अपना किला बचाने में कामयाब हो पाएंगे? नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज बात करेंगे केरल में बह रही बदलती सी राजनीतिक हवा की, जिसका झोंका सत्ताधारी पार्टी के लिए तूफान बन सकता है और आने वाले समय में केरल में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वीडियो बहुत शानदार होगी, फैक्ट के आधार पर होगी, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। केरल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का शंखनाद, 30% वोट बिगाड़ देगी सत्ताधारी गठबंधन का खेल। क्या सबरीमाला से पार लगेगी बीजेपी की चुनावी नैया? दक्षिण भारत फतह करने के लिए बीजेपी का नवीन प्लान। केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान का बिगुल बजा दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपने केरल दौरे के दौरान त्रिशूर के ओल्लाकारा में वॉल पेंटिंग के जरिए चुनावी शंखनाद किया। जानकारी के मुताबिक इस चुनाव में बीजेपी ने त्रिशूर सहित 29 विधानसभा सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी की है, जहां पार्टी की पकड़ बूथ लेवल तक है और जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 30% के आसपास वोट मिला था। बीजेपी इस बार के चुनाव में भी 30% वोट हासिल करने के लिए पूरी फोकस्ड नजर आ रही है और इसके लिए नितिन नबीन ने केरल में बीजेपी की कमान संभाल ली है, ताकि सरकार अगर नहीं भी बने तो अगले चुनाव में सत्ता को सीधी टक्कर दी जा सके। बीजेपी ने केरल में सबरीमाला मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने श्रृंगेरी मठ का दौरा करने के बाद खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया कि पार्टी सबरीमाला की न्याय की लड़ाई लड़ती रहेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, हम केरल के लोगों के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। केरल के विकास को लेकर प्रदेश के लोगों की चिंताओं को हम समझते हैं और आने वाले समय में हम केरल में लोगों की लड़ाई सबसे आगे अगली पायदान पर खड़े होकर लड़ेंगे और केरल को विकसित बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी गठबंधन और विपक्ष दोनों सबरीमाला मुद्दे पर नौटंकी कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने साफ शब्दों में कह दिया, हम सबरीमाला मुद्दे पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं और हम इसी पर चुनाव लड़ेंगे और केरल की जनताओं को न्याय दिलाएंगे। नितिन नबीन ने शुक्रवार को पार्टी नेताओं को केरल में संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि यूडीएफ और एलडीएफ नूरा कुश्ती कर रहे हैं, जिससे सबरीमाला में सोने की चोरी के मामले में आरोपियों को जमानत मिल सके। मंदिर में सोना चोरी को लेकर बीजेपी पहले से प्रदेश की सत्ताधारी लेफ्ट पार्टी की अगुवाई वाली एलडीएफ और कांग्रेस की अगुवाई वाली मुख्य विपक्षी गठबंधन यूडीएफ पर लगातार निशाना साध रही है और कई मौकों पर एलडीएफ और यूडीएफ पर मुस्लिम तुष्टीकरण के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पार्टी का फोकस इस बार हिंदुओं के साथ साथ प्रदेश के ईसाई वोटरों पर भी है। जी हां, 18 से 20% वाले ईसाई कुनबे में भी बीजेपी सेंधमारी की पूरी तैयारी कर रही है और लव जिहाद का मुद्दा पार्टी केरल में बड़े पैमाने पर उठाने जा रही है। केरल में लगातार बढ़ रहा बीजेपी का जनाधार। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने त्रिशूर की सीट पर शानदार जीत हासिल की थी। एक्टर सुरेश गोपी यहां से चैंपियन बने थे। त्रिवेंद्रम में पार्टी का मेयर बन गया है,
2014 में बीजेपी को 11% वोट मिले, 19 में यह बढ़कर 16 हुआ, 24 में यह आंकड़ा 20 पहुंच गया। इस बार 10% एक्स्ट्रा वोट जोड़ने की कोशिश है। केरल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर भी देखने को मिला। मशहूर उद्योगपति साबू एम जैकब की अगुवाई वाली 2020 पार्टी ऑफिशियली बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए में शामिल हो गई। 2026 के आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस गठबंधन को केरल के पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों यानी एलडीएफ और यूडीएफ को चुनौती देने वाले एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि 2021 के विधानसभा चुनाव में मौजूदा एलडीएफ ने 99 सीटों के साथ दोबारा सत्ता हासिल की, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाली एलडीएफ को महज 41 सीटों से संतोष करना पड़ा। बीजेपी की कोशिश 30% वोट के साथ तीसरी ताकत बनने की है। 140 सीटों वाली केरल विधानसभा में पार्टी किसी तरह भी अगर 30% वोट लाती है तो बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। केरल में सबरीमाला मंदिर का मुद्दा सालों से राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बन चुका है। यह मंदिर मुख्यतः भगवान अयप्पा को समर्पित है और परंपराओं के मुताबिक 10 से 50 साल की महिलाओं का इस मंदिर में प्रवेश वर्जित है। 2018 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के प्रवेश पर रोक हटाने का आदेश दिया, जिससे विवाद बढ़ गया। बीजेपी इस मुद्दे को धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के तौर पर उठाती है और दावा करती है कि वामपंथी और सत्ताधारी गठबंधन मंदिर की परंपराओं और न्याय को नजरअंदाज कर रहे हैं, हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पार्टी इसे चुनावी रणनीति के तौर पर इस्तेमाल कर जनता का समर्थन जुटाना चाहती है, खासकर हिंदू वोटरों का, खासकर महिला वोटरों का और खासकर 18 से 50 साल की महिला वोटरों का। क्या है केरल का जातीय समीकरण? चुनाव में कैसे 30 सीटें जीतेगी बीजेपी? केरल का जातीय और धार्मिक समीकरण बेहद अहम है। प्रदेश की लगभग 55% आबादी हिंदू है, 27% मुसलमान है और 18% ईसाई है और राजनीतिक शक्ति इसी आधार पर बटी हुई है। एलडीएफ को मुख्यतः पिछड़ा वर्ग, मजदूर और ओबीसी का वोट मिलता है, जबकि यूडीएफ ईसाई और मुस्लिम वोटरों पर भरोसा करती है। बीजेपी इस बार अपनी नजर हिंदू, ओबीसी और उच्च साक्षरता वाले ईसाई वोटरों पर रख रही है, क्योंकि अगर वो इन समुदाय में कुछ प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल कर ले तो 3 तरफा मुकाबले में सीटों का समीकरण उसके पक्ष में जा सकता है। इसके लिए पार्टी स्थानीय स्तर पर ईसाई उम्मीदवारों को टिकट देना, चर्च और समुदाय से संवाद बढ़ाना और विकास आधारित एजेंडे पेश करना, ऐसे तमाम कदम उठा रही है जो कि रणनीतिक कदम मानी जा रही है। वहीं हिंदू वोटरों में संगठन मजबूत करना और समुदाय विशेष के नेताओं को प्रमुखता देना, यह भी बीजेपी अपने योजना का हिस्सा बना रही है। मुस्लिम वोट बैंक पर उसकी अपेक्षाएं कम है, क्योंकि अधिकांश मुस्लिम परंपरागत रूप से यूडीएफ एलडीएफ के साथ रहते हैं और राहुल गांधी का केरल में प्रभाव भी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर पार्टी इन रणनीतियों में कुछ सफलता पाले तो 140 सीटों वाली केरल विधानसभा में भी बीजेपी कमाल कर सकती है। 30 सीटें जीतना उसके लिए बहुत आसान नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह वोटरों के आचार व्यवहार, स्थानीय मुद्दों और जातीय समीकरणों को भुनाने की क्षमता पर निर्भर करेगा। आपको याद होगा जब पीएम मोदी अभी केरल गए थे तो उन्होंने कहा था कि जैसे गुजरात में अचानक बीजेपी सत्ता में आई, वही चीज केरल में रिपीट होगी। यानी इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। अगर बीजेपी बूथ लेवल तक तैयारी कर ले, नितिन नवीन और अमित शाह अगर शानदार चुनावी मैनेजमेंट कर ले, तो त्रिपुरा में जैसे दोबारा सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में तीसरी बार बनने की ओर है बीजेपी। कई बार पार्टी ने बड़ा उलटफेर किया है, चाहे वो उत्तराखंड हो। ऐसे में केरल में कुछ भी हो सकता है। एलडीएफ यूडीएफ की लड़ाई में कहां है बीजेपी? केरल का चुनावी समीकरण पारंपरिक रूप से 2 मोर्चों पर टिका है, वामपंथी गठबंधन एलडीएफ और कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ, और सत्ता इसी के इर्द गिर्द घूमती रही है, जहां पिछले 4 दशक में इन्हीं दोनों के बीच बारी बारी से सत्ता बदलती है। केरल देश का इकलौता राज्य है जहां वामपंथ लगातार मजबूत संगठन, कैडर आधारित राजनीति और ट्रेड यूनियनों के सहारे सत्ता में आता रहा है, जबकि यूडीएफ अल्पसंख्यक वोट बैंक, मिडिल क्लास और एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे चुनाव जीतता आया है। लेकिन इस बार तस्वीर द्वितीय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे थर्ड फ्रंट के तौर पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। 2016 और 21 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भले ही सिर्फ 1 सीट मिली हो, लेकिन उसका वोट शेयर लगातार 10 से 15% के दायरे में बना रहा, जो इस बात का संकेत है कि पार्टी का एक स्थायी वोट आधार तैयार हो चुका है। खासकर शहरी इलाकों, तटीय इलाकों, इजावा समुदाय और हिंदू संगठनों के बीच बीजेपी अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश में लगी है।
एलडीएफ के सामने इस बार एंटी इनकम्बेंसी, बेरोजगारी, वित्तीय संकट और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई जैसे मुद्दे हैं। वहीं यूडीएफ सत्ता में वापसी को लेकर आक्रामक है और पारंपरिक समीकरणों को फिर से साधने में जुटा है। ऐसे में बीजेपी खुद को किंग मेकर नहीं, गेम चेंजर के तौर पर पेश कर रही है। पीएम मोदी की अगुवाई में राष्ट्रवाद, विकास और सांस्कृतिक मुद्दों को केंद्र में रखकर वो उस स्पेस को भरना चाहती है जो लंबे समय से केरल की राजनीति में खाली मानी जाती है। कुल मिलाकर लड़ाई भले ही एलडीएफ बनाम यूडीएफ की हो, लेकिन बीजेपी की मौजूदगी अब सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, वो वोट काटने वाली पार्टी से आगे बढ़कर समीकरण बिगाड़ने वाली ताकत बनने की कोशिश में लगी है। और यही चुनाव इस बार बहुत सारे लोगों के मन में जो सवाल पैदा हो रहे हैं उसके जवाब दे देंगे। चुनाव दिलचस्प है और केरल में बीजेपी का नवीन प्लान तैयार है, यानी आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में केरल में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। साउथ इंडिया में मोदी मैजिक चल सकता है और पहली बार केरल में कमल खिल सकता है। इस बात से आप पूरी तरह इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूडीएफ के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। राहुल गांधी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ऐसे में लोगों को क्या बीजेपी के तौर पर एक विकल्प नजर आ रहा है? जब त्रिवेंद्रम में बीजेपी का मेयर भी बन चुका है, पार्टी 30% के आसपास वोट का दावा कर रही है। ऐसे में जब 3 ध्रुवों में चुनाव बटेगा तो विजेता कौन बनेगा, इसकी भविष्यवाणी अभी से नहीं कर सकते। और यहां पर बीजेपी एक बड़ा खेल कर सकती है, चाहे वो सुरेश गोपी हो। बीजेपी के पास कई बड़े चेहरे केरल में हैं, चाहे उनके खुद प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए और पीएम मोदी का लगातार केरल दौरा, ये बताता है कि साउथ इंडिया में बीजेपी अब पूरी तरह से सीरियस हो चुकी है। और उसका लक्ष्य जहां उत्तर भारत में पूरा हो गया, उसके बाद पूर्व में पूरा हो गया, पूर्वोत्तर में पूरा हो गया। हालांकि पूरब में अभी भी बंगाल एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल बीजेपी के लिए 2 बड़े प्रदेश हैं जहां पार्टी कमल खिलाने की पूरी तैयारी कर रही है। आपका क्या ख्याल है? आप क्या सोचते हैं? क्या केरल में इस बार मोदी मैजिक काम करेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।